अभी तक अपन पीरियोडिक टेबल में जेड इफेक्ट के बारे में बात कर चुके हैं और जेड इफेक्ट में भी एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के लिए बात कर चुके हैं। डी ब्लॉक के लिए अभी तक अपन ने बात नहीं की है। डी ब्लॉक में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट आएंगी, जैसे लेंथेनाइड संकुचन है, एक्टिनाइड संकुचन है, संक्रमण संकुचन है, वहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। देखते हैं डी ब्लॉक में जेड इफेक्ट। डी ब्लॉक में जेड इफेक्ट की बात करें, जैसे स्कैंडियम के लिए काउंट करें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2, 3d1। इसको अपन ऐसे नोट कर दें 3d1, 4s2। ये कौन है n, ये कौन है n-1, ये कौन है n-2 और ये कौन है n-3। n जो है कितने इलेक्ट्रॉन है n में? 2 इलेक्ट्रॉन है। स्कैंडियम के लिए बात करें, स्कैंडियम के लिए जेड इफेक्ट इक्वल माइनस सिग्मा जेड कितना 21 माइनस की बात करें। अब देखना बेटा, अपन 4s इलेक्ट्रॉनों पर काउंट कर रहे हैं। किस पर काउंट कर रहे हैं? 4s इलेक्ट्रॉन। 4s इलेक्ट्रॉनों पर काउंट कर रहे हैं। 4s इलेक्ट्रॉनों पर काउंट करते समय देखेंगे इनमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक तो अपन फ्री कर देंगे, एक बचेगा, तो 1 × 0.35 प्लस n-1 में अगर इलेक्ट्रॉन देखें तो 2, 6, 9, 9 × 0.85 प्लस n-2 एंड n-3 में देखें टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 10, 10 × 1 तो कितना हुआ 21 माइनस 0.35 प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल को, तो अपन डायरेक्ट लिख देते हैं, कितना आ जाएगा अपने पास 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3। तो स्कैंडियम के लिए जेड इफेक्ट कितना आया 3 आया। अगर यही बात किसके लिए टाइटेनियम के लिए की जाए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d2 एंड 4s2। ये कौन है n, ये कौन है n-1, ये कौन है n-2 और ये कौन है n-3 है। टाइटेनियम के लिए बात करें 22, कितना 22, इसके लिए 22 है। 4s2 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 हैं, तो 1 × 0.35 प्लस n-1 में टोटल कितने हो गए 6 to 8 to 10, 10 × 0.85 प्लस n-2 एंड n-3 दोनों में देखें तो टोटल हुए 10, 10 × 1। इनकी काटापीटी करोगे तो आंसर आएगा 3.15। तो अपन ने क्या देखा, ऐसे ही वेनेडियम के लिए काउंट करेंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इसके लिए 3 आया, 3.15 आया, और इसका कितना आया 3.3 आया। यहाँ अपन ने देखा डिफरेंस कितने का आ रहा है 0.15 का आ रहा है, यहाँ डिफरेंस कितने का आएगा 0.15 आएगा। अपन देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो जेड इफेक्ट कितने से बढ़ रहा है 0.15 से बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है 0.15 से जेड इफेक्ट बढ़ रहा है, 0.15 से जेड इफेक्ट बढ़ रहा है। तो ये जेड इफेक्ट इतना सफिशिएंट नहीं है कि इसके आकार में बहुत ज़्यादा कमी ला सके। ये जेड इफेक्ट इतना सफिशिएंट नहीं है कि इसके आकार में ज़्यादा क्या ला सके, कमी ला सके, इसलिए आकार धीरे धीरे कम होता है, न कि एस और पी ब्लॉक की तरह ज़्यादा डिक्रीज होता है। तो अपन बात करें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेकोनी, कॉपर, जिंक। तो साइज पहले हल्का हल्का डिक्रीज होगा, डिक्रीज होते होते यहाँ ऑलमोस्ट
सेम मिलेगा और यहाँ साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? अपन देखते हैं, देखेंगे कि यहाँ से यहाँ जेड इफेक्ट पर कौन ज़्यादा इफेक्टिव होगा, सिग्मा ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और यहाँ से यहाँ देखें कि जेड इफेक्ट एंड सिग्मा इक्वल इफेक्टिव होंगे, जबकि यहाँ देखें जेड इफेक्ट पर सिग्मा ज़्यादा इफेक्टिव हो गया। तो लास्ट में जाते जाते सिग्मा ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा किस पर, जेड इफेक्ट पर। ऐसा क्यों हुआ, किस रीजन से हुआ ऐसा? अपन देखते हैं कि जो 3 नंबर शेल है इसमें पहले से 8 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। 8 इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? पहले से 8 इलेक्ट्रॉन n-1 वालों में 8 इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? ns2 और np6 वाले हैं। 8 इलेक्ट्रॉन वो हैं। 9वां इलेक्ट्रॉन आया, 10, 11, 12, 13, 14 डी में आते जा रहे हैं। इस हिसाब से क्या होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा, सिग्मा की वैल्यू, जो अपने को सिग्मा की वैल्यू मिलनी थी, सिग्मा की वैल्यू उससे ज़्यादा मिलेगी। सिग्मा की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, जेड इफेक्ट क्या होगा, घट जाएगा। इसलिए जो लास्ट में जाते जाते किसका मान, जो अपन लेकर चल रहे हैं सिग्मा का मान उतना प्राप्त नहीं होकर उससे ज़्यादा प्राप्त होगा। इसलिए क्या होगा, लास्ट में जाने पर साइज बढ़ जाएगी। अगर यही बात अपन वर्ग में देखें, ये बात अगर वर्ग में देखें, स्कैंडियम, यत्रियम, लैंथिनम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, इसको आगे जाते हैं निकिल, पीडी, पीटी, कॉपर, एजी, एयू, जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनमें कुछ साइज का ऑर्डर देख लेते हैं अपन यहां बात करें वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज क्या होगी, बढ़ जाएगी। वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगी, साइज बढ़ जाएगी, क्योंकि कोशों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहां से यहां गए, टाइटेनियम से ज्यादा किसकी होगी, जर्कोनियम की होगी। और जर्कोनियम एंड हाफनियम की साइज अपने को कैसे मिलेगी, सेम मिलेगी। जर्कोनियम एंड हाफनियम की साइज सेम मिलेगी। किसके कारण, लैंथेनाइड संकुचन के कारण। लैंथेनाइड संकुचन के कारण क्या होगा, जर्कोनियम एंड हाफनियम की साइज कैसी होगी, सेम होगी। जर्कोनियम एंड हाफनियम की साइज कैसी मिलेगी अपने को, सेम मिलेगी। अब ये लैंथेनाइड संकुचन क्या है और इसका इफेक्ट कहां तक चलता है? लैंथेनाइड संकुचन का प्रभाव काफी दूर तक चलता है। पीडी एंड पीटी की साइज सेम मिलती है, एजी एयू की साइज ऑलमोस्ट सेम मिलती है, कैडमियम मरकरी की साइज ऑलमोस्ट सेम मिलेगी, इंडियम थैलियम की साइज ऑलमोस्ट सेम मिलेगी। यहाँ पर अपने को एक चीज और देखने को मिलेगी कि एल्युमिनियम गैलियम की साइज भी ऑलमोस्ट सेम मिलती है। यहाँ पर कौन आता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन आता है। क्या आता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, संक्रमण संकुचन इसको बोलते हैं। संक्रमण संकुचन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संक्रमण संकुचन बोलते हैं। तो ये कैसे आया, लैंथेनाइड संकुचन क्यों हुआ और संक्रमण संकुचन क्यों हुआ, और ये बिस्मिथ तक जाता है। कहां तक जाता है, बिस्मिथ तक। यहां बात करें लैंथेनम के बाद में 58 to 71
ये लेंथेनाइड्स एलिमेंट है, लेंथेनाइड एलिमेंट है जिनमें इलेक्ट्रॉन F उपकोष में प्रवेश करता है। यहां इलेक्ट्रॉन F उपकोष में प्रवेश करता है। कहां प्रवेश करता है? F उपकोष में प्रवेश करता है। कहां पर? 58 to 71। ये कौन है? लेंथेनाइड संकुचन है। यहां इलेक्ट्रॉन F उपकोष में प्रवेश करता है। कहां करता है? F उपकोष में प्रवेश करता है। ये लेंथेनाइड संकुचन हो गया और यहां पर F उपकोष में प्रवेश। फिर इससे क्या इफेक्ट पड़ा? देखो बेटा, Z इफेक्ट क्या होता है? Z माइनस सिग्मा, Z माइनस सिग्मा। अब F उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं उनका परिरक्षण प्रभाव लगभग शून्य प्राप्त होता है। उनकी जटिल संरचना तथा नाभिक के अधिक पास होने के कारण। क्या कहा? F उपकोष के इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव लगभग शून्य प्राप्त होता है। लगभग शून्य प्राप्त होता है। किसके कारण? F उपकोष के इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव लगभग शून्य प्राप्त होता है। F कक्षकों की जटिल आकृति तथा नाभिक के अधिक पास होने के कारण, नाभिक के अधिक पास होने के कारण F कोश के इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव लगभग शून्य प्राप्त होता है। F कक्षकों की जटिल आकृति तथा नाभिक के अधिक पास होने के कारण, नाभिक के अधिक पास होने के कारण क्या होता है? इनका परिरक्षण प्रभाव शून्य मिला। ये लगभग शून्य मिला तो जितना Z बढ़ेगा उतना ही क्या बढ़ जाएगा? Z इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो अपन ने देखा जैसे ही 58 to 71 आएंगे, 58 to 71 आएंगे, यहाँ 14 प्रोटोनों, 14 प्रोटोनों का आकर्षण बल बढ़ जाएगा। और एक प्रोटोन किसका है? हाफनियम का है। तो हाफनियम को अचानक से 15 प्रोटोनों का आकर्षण बल मिलेगा, जिसके कारण ये संकुचित होकर किसके बराबर हो जाएगा? जर्कोनियम के बराबर हो जाएगा। आपको वो पूछता है कि सबसे पहले लेंथेनाइड संकुचन किस एलिमेंट पर लगता है? तो हाफनियम पर सबसे पहले लेंथेनाइड संकुचन लगता है। और इतना खतरनाक लेंथेनाइड संकुचन होता है कि इसका आकार हल्का सा जर्कोनियम से कम हो जाता है, हल्का सा जर्कोनियम से कम हो जाता है। और इतना इफेक्टिव होता है, ये दूर तक जाता है। कहां तक? बिस्मिथ तक जाता है। कहां तक? बिस्मिथ तक जाता है। तो ये अपने को पता चला लेंथेनाइड संकुचन। वो पूछता है लेंथेनाइड संकुचन किसके कारण है? F कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण। किसके कारण? दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण। अब संक्रमण संकुचन, ऐसे ही संक्रमण संकुचन लगता है। किसके? दुर्बल परिरक्षण प्रभाव किसका लगेगा? 3D इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण। परंतु ये सिर्फ और सिर्फ किस पर लगता है? ये सिर्फ और सिर्फ गैलियम पर लगता है। किस पर लगता है? गैलियम पर लगता है। ये बहुत ही स्मॉल टाइप का होता है। ये सिर्फ और सिर्फ किस पर लगता है? गैलियम पर लगता है। अपन देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछता है। वो आपको डायरेक्ट बात करता है आपसे। वो बात करता है लेंथेनाइड संकुचन। वो बात करता है एक्टिनाइड संकुचन। वो बात करता है संक्रमण संकुचन। लेंथेनाइड संकुचन, एक्टिनाइड संकुचन और संक्रमण संकुचन।
इनके लिए बात करें, जो लेंथेनाइड संकुचन होता है वो किसके कारण होता है? 4f इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल, ऐसा क्या ऐसा पूछा जाता है, 4f इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण, 4f इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण। एक्टिनाइड संकुचन 5f इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण, 5f इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण। संक्रमण संकुचन 3d इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण। लेंथेनाइड संकुचन 4f इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण। एक्टिनाइड संकुचन 5f इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण। संक्रमण संकुचन 3d इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण। ये बातें अपने को ध्यान रखनी है, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पूछेगा जर्कोनियम एंड हाफनियम के आकार बराबर होते हैं किसके कारण? 4f इलेक्ट्रॉनों के। एल्यूमिनियम और गैलियम के किसके कारण? 3d इलेक्ट्रॉनों के कारण। इसके कारण क्या लगेगा? लेंथेनाइड संकुचन, इसके कारण एक्टिनाइड संकुचन, इसके कारण संक्रमण संकुचन। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं त्रिज्या। नेक्स्ट अपन देखते हैं त्रिज्या। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन त्रिज्या। अब त्रिज्या है क्या बेटा? नाभिक से बाह्यतम कोश तक के दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन त्रिज्या की। नाभिक से बाह्यतम कोश की तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। किसको कहते हैं त्रिज्या? नाभिक से बाह्यतम कोश तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिज्या कहा जाता है। विलगित परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करना संभव नहीं है। विलगित परमाणु की त्रिज्या, क्योंकि परमाणु इतने छोटे होते हैं कि उनकी विलगित परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करना संभव नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, जो बंध लंबाई होती है, बंध लंबाई क्या होती है? दो नाभिकों के बीच की दूरी, दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बंध लंबाई कहते हैं। तो उसका आधा कर देते हैं, उसका हाफ करते हैं, तो इसे क्या बोल देंगे? बंध लंबाई बोल देंगे। क्या बोल देंगे? बंध लंबाई। तो अपन लिख सकते हैं क्या? एकल परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करना संभव नहीं है। एकल परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करना संभव नहीं है। इसलिए अपन क्या करते हैं? इसलिए दो नाभिकों के बीच की दूरी, दो नाभिकों के बीच की दूरी का आधा त्रिज्या कहलाता है।
क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है। दो नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है। अब त्रिज्या कितने प्रकार की होती है? पहली बात करें आयनिक त्रिज्या। पहली बात करें आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या क्या है? आयनों में पाए जाने वाली त्रिज्या को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। आयनों में पाए जाने वाली त्रिज्या को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। अब आयन कितने प्रकार के होते हैं बेटा? इंपॉर्टेंट आयनिक त्रिज्या अपने लिए, तो जिस पर मैं स्टार लगाता जा रहा हूं उनको ढंग से बात करें, उनके बारे में ढंग से सुने। आयन कितने प्रकार के होते हैं? आयन दो प्रकार के होते हैं। कौन से? एक तो धन आयन और दूसरा ऋण आयन। धन आयन है, ऋण आयन। धन आयन में पाई जाने वाली त्रिज्या धनायनिक त्रिज्या, ऋण आयन में पाई जाने वाली त्रिज्या ऋण आयनिक त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? ऋण आयनिक त्रिज्या कहलाती है। तब हम पहली बात करते हैं धनायनिक त्रिज्या। धनायनिक त्रिज्या, धनायन में पाई जाने वाली त्रिज्या धनायनिक त्रिज्या कहलाती है। धनायन में पाए जाने वाली त्रिज्या धनायनिक त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? धनायनिक त्रिज्या कहलाती है। धनायनिक त्रिज्या का मान अपने उदासीन परमाणु से हमेशा छोटा होता है। हमेशा छोटा होता है। धनायनिक त्रिज्या का मान अपने उदासीन परमाणु से हमेशा क्या रहेगा? स्मॉल रहेगा, छोटा रहेगा। हमेशा छोटा रहेगा। जैसे मैं बात करूं एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम से एल्युमिनियम +1 जाए, एल्युमिनियम +2 जाए, एल्युमिनियम +3 जाए। इनमें जब भी जेड इफेक्ट काउंट करोगे, इनमें जेड इफेक्ट हमेशा अपने को किससे देना है? Z/E से देना है। Z/E से जेड इफेक्ट देना है। क्या देना है? जेड इफेक्ट Z/E से देना है। यहां के लिए जेड की बात करें तो 13 इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 13। यहां बात करें 13 इलेक्ट्रॉन आएंगे 12। यहां बात करें 13 इलेक्ट्रॉन आएंगे 11। यहां बात करें 13 इलेक्ट्रॉन आएंगे 10। तो यहां आंसर आया 1.3 और यहां आंसर कितना आया? 1 आया। कितना आया? 1। यहां आंसर कितना आया? 1.3 और यहां आंसर कितना आया? 1 आया। मैं यहां से यहां जा रहा हूं, जेड इफेक्ट का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो साइज ही क्या होगी? घटेगी। साइज घटेगी तो त्रिज्या भी घट जाएगी। त्रिज्या भी घट जाएगी। जेड इफेक्ट बढ़ेगा, साइज घटेगी तो त्रिज्या भी घट जाएगी। त्रिज्या भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो अपन ने देखा जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, आकार क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। आकार क्या होता जाएगा? घटता जाएगा।
आकार डिक्रीज होता जाएगा, कि धनायन का मान अपने उदासीन परमाणु से हमेशा छोटा होगा, क्योंकि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा जेड इफेक्ट का मान बढ़ता जाएगा, और जैसे ही सेम परमाणु पर पॉजिटिव आवेश बढ़ता जाएगा आकार लगातार घटता जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरी, रणआयनिक त्रिज्या। रणआयन में पाए जाने वाली त्रिज्या को, रणआयन में पाए जाने वाली त्रिज्या को रणआयनिक त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? रणआयनिक त्रिज्या कहते हैं। रणआयनिक त्रिज्या का मान अपने उदासीन परमाणु से हमेशा ज्यादा होता है। तो ये याद रखना आपने कि धनायनिक त्रिज्या का मान अपने उदासीन परमाणु से हमेशा कम होगा, जबकि ऋणायनिक त्रिज्या का मान अपने उदासीन परमाणु से हमेशा ज्यादा होगा। जैसे अपन बात करें, नाइट्रोजन है N-1 है, N-2 है, N-3 है, तो बात करें जेड इफेक्ट Z/E, तो यहाँ कितना आया 7/7, 7/8, 7/9 एंड 7/10। तो यहाँ कितना आएगा 0.7 और यहाँ कितना आएगा 1। तो मैंने देखा यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, जेड इफेक्ट क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है। जेड इफेक्ट घटता जाएगा तो आकार क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो अपन ये बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ जाने पर जेड इफेक्ट डिक्रीज, साइज इंक्रीज, त्रिज्या इंक्रीज। तो सबसे बड़ी त्रिज्या किसकी आएगी? N-3 की, फिर N-2 की, फिर N की, -1 की और फिर N की। इस हिसाब से देखा, नेगेटिव चार्ज बढ़ने पर आकार घटता जाता है, बढ़ता जाता है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने पर आकार घटता जाता है। नेगेटिव चार्ज बढ़ने पर आकार बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने पर आकार घटता जाता है। एक एग्जांपल देखते हैं अपन। या पहले नोट लगा लो एक, धनायन का आकार अपने उदासीन परमाणु से हमेशा छोटा, जबकि ऋणायन का आकार अपने उदासीन परमाणु से हमेशा बड़ा होता है। हमेशा बड़ा होता है। क्या बोला? धनायन का आकार अपने उदासीन परमाणु से हमेशा छोटा, जबकि ऋणायन का आकार अपने उदासीन परमाणु से हमेशा बड़ा होता है। जैसे एक एग्जांपल बात करें, O+2, O+1, O, O-1, O-2।
O+2, O+1, O-1, O-2। जेड इफेक्ट अगर देखें ZYE तो O+2 के लिए 8/6, 8/7, 8/8, 8/9 और 8/10। तो यहाँ कितना आया 0.8, जबकि यहाँ कितना आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आएगा 1 पॉइंट समथिंग। तो हमने देखा यहां से यहां जा रहे हैं, जेड इफेक्ट क्या हो रहा है, घट रहा है, तो साइज क्या होगी, घट जाएगी। साइज घटेगी तो त्रिज्या, सॉरी जेड इफेक्ट घट रहा है तो साइज क्या होगी, बढ़ेगी, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अपन ने देखा जेड इफेक्ट घटा, साइज बढ़ी, त्रिज्या बढ़ जाएगी। तो सबसे बड़ी साइज किसकी मिलेगी अपने को, O-2 की, फिर O-1, फिर O+1 और फिर O+2। इस हिसाब से अपन साइज के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखें सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी या सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी। इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी वह श्रेणी, नाम से पता लग रहा है, वह श्रेणी जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी कहलाती है। सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी कहलाती है। क्या, वह श्रेणी जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी कहलाती है। क्या कहलाती है, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी कहलाती है। जैसे अपन बात करें H- हीलियम, लिथियम +1, बेरिलियम +2, बोरोन +3। इनमें बात करें H- हीलियम, लिथियम +1, बेरिलियम +2, बोरोन +3। जेड देखें, जेड इफेक्ट देखें, Z/E तो यहाँ 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, तो कितना है यहाँ पर 2.5, और यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा 0.5 आ रहा है। तो मैंने देखा यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, जेड इफेक्ट क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो साइज क्या होगा, घटता जाएगा, तो त्रिज्या भी क्या होगी, घटती जाएगी। और सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी के लिए बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए, हाइड्रोजन के पास एक होता है, एक और ले लिया अपन ने, कितने हो गए, 2 हो गए। हीलियम 2, लिथियम 3 होते हैं, एक अपन ने रिमूव कर दिया, कितने बचे, 2। बेरिलियम कितने होते हैं, 4 होते हैं, 2 रिमूव कर दिए, बचे कितने, 2। बोरोन 5 होते हैं, कितने निकल गए, 3, बचे कितने, 2। तो ये सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो गई, 2 इलेक्ट्रॉनों की आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज हो गई, 2 इलेक्ट्रॉनों की सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी, 2 इलेक्ट्रॉनों की सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी हो गई। नेक्स्ट में बात करूं C-4, N-3, O-2, F-1, नियोन, सोडियम +1, मैग्नीशियम +2, एल्युमिनियम +3। इलेक्ट्रॉन काउंट कर लें अपन कि सम इलेक्ट्रॉनिक है क्या नहीं। कार्बन के पास 6 होते हैं, 6 and 4 10, 7 and 3 10, 8 and 2 10, 9 and 1 10,
11 में से 1 गया 10, 12 में से 2 गए 10, 13 में से 3 गए 10, तो इनमें सब में कितने हो गए 10 10 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये क्या हो गई आइसो इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी हो गई। तो अपन बात करें जेड इफेक्ट क्या हो रहा है बढ़ रहा है। जेड इफेक्ट काउंट करोगे यहाँ कितना आएगा 13/10, यहाँ कितना आएगा 6/10, 0.6, और यहाँ कितना आया 1.3 आया, कितना आया 1.3। जेड इफेक्ट बढ़ जाएगा तो साइज घट जाएगी, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी घट जाएगी, त्रिज्या भी क्या हो जाएगी घट जाएगी। तो अपन ये बोल सकते हैं जेड इफेक्ट बढ़ा साइज डिक्रीज, त्रिज्या भी डिक्रीज हो जाएगी, रेडियस भी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये कितने इलेक्ट्रॉनों की 10 इलेक्ट्रॉनों की आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है। कितने इलेक्ट्रॉनों की 10 इलेक्ट्रॉनों की आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी है। और नेक्स्ट अपन देखें एक सीरीज और इंपॉर्टेंट सीरीज है इनके साथ ही, P-3 S-2 Cl-1 ऑर्गन पोटेशियम +1 कैल्शियम +2 स्कैंडियम +3। यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आए, यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने पास 15, 15 बटा प्रोटॉन। जेड इफेक्ट किससे देते हैं अपन Z/E से 15 बटा 18, यहाँ 16/18, 17/18, 18/18, यहाँ 18/19, 18/20 एंड 18/21। तो अपन ने देखा यहां से यहां जा रहे हैं जेड इफेक्ट कंटिन्यूस बढ़ रहा है, और कितने इलेक्ट्रॉनों की सीरीज हो गई ये 15 और 3 18, 16 और 2 18, 17 और 1 18, 18 इलेक्ट्रॉनों की, कितने इलेक्ट्रॉनों की 18 इलेक्ट्रॉनों की ये सीरीज हो चुकी है। कितने इलेक्ट्रॉनों की 18 इलेक्ट्रॉनों की सीरीज है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है। तो ये अपन ने बात की है सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी के लिए बात की। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, किस टाइप का और पूछा जाता है। क्वेश्चन देखते हैं कैसा पूछा गया। एक निम्न में से कौन सा समूह सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। सम इलेक्ट्रॉनिक, निम्न में से कौन सा समूह सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। इस क्वेश्चन को कैसे कैसे बात कर लेता है। पहला फॉस्फेट आयन, सल्फेट आयन, क्लोरेट आयन। दूसरा फॉस्फेट आयन, सल्फेट आयन, क्लोरेट आयन। दूसरा बात करें कार्बोनेट आयन, नाइट्रेट आयन, कार्बोनेट, नाइट्रेट एंड बोरेट आयन। थर्ड बात करें अपन साइनाइड N2O2+2। फोर्थ बात करें H2 He2+2 एंड Li2+2। कि इनमें से कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी का समूच्चय नहीं है, समूह नहीं है। इनमें बात करें फॉस्फेट 15 और 3 18। देखो बेटा जी ऑक्सीजन सेम सेम है, ऑक्सीजन कैसे हैं सेम सेम है। 17 और 1 18, 16 और 2 18, 15 और 3 18। इनमें बात करें 8 3 24, 8 3 24 कैसे हो गया 8 चौक 32, 32 और 18 50, 18 हो गए। 8 चौक 32, 50, 50
या तो अपन ऐसे भी देख सकते हैं, ऑक्सीजन सेम सेम है, तो ऑक्सीजन में सेम रहेंगे, 17 और 1 18, 16 और 2 18, 15 3 18, तो टोटल कितने 50 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये सम इलेक्ट्रॉनिक है। यहां बात करें, यहां भी वही ऑक्सीजन 3 3 है, कार्बन 6 6 2 8, नाइट्रोजन 7 और 1 8, बोरोन 8, तो इन तीनों में क्या हो गए 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहां बात करें अपन 6 1 7 7 7 कितने हो गए 14, यहां भी 14 और यहां भी, इसको +2 कर लो, इसको +2 किया तो कितने थे 16 थे, 2 गए कितने बजे 14, तो ये भी सम इलेक्ट्रॉनिक समूह हो गया। इसके लिए बात करें H2 1 और 1 2, यहाँ 4 थे 2 निकाल दिए 2 बचे, यहाँ लिथियम 6 थे 2 निकाल दिए, यहाँ 4 हो गए, जबकि यहाँ कितने हैं 2 2 हैं, तो अपना आंसर कौन सा आ गया 4th। तो ऐसा आपके पास सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी का क्वेश्चन आए तो अपन कर सकते हैं। मेनली जो सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी पूछी जाती है वो 2 इलेक्ट्रॉनों की, 10 इलेक्ट्रॉनों की, 18 इलेक्ट्रॉनों की, या फिर ऐसा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें केमिकल बॉन्डिंग को इन्वॉल्व करे तो वो क्या पूछ लेता है, सम इलेक्ट्रॉनिक तथा सम संरचनात्मक बात कर लेता है। सम संरचनात्मक चीज अपने को कहां से पता चलेगी, ये अपने को केमिकल बॉन्डिंग अगला चैप्टर जो अपन पढ़ेंगे उससे पता चलेगी। इसमें ये यहां तक अपन बात करेंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं ये अपनी पहली त्रिज्या के बारे में बात हुई, कौन सी, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी। सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में आयनिक त्रिज्या बात कर रहे थे अपन, किसकी बात कर रहे थे, आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या के बाद में अपन देखें सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजित त्रिज्या, सहसंयोजित त्रिज्या किसमें देखी जाती है, सहसंयोजित त्रिज्या सहसंयोजक बंध जिनमें पाया जाता है उनमें देखी जाती है। इसके लिए भी विशेषता यह है कि सहसंयोजक त्रिज्या कहां देखेंगे, एकल बंधित समान द्विपरमाणु, समान होने चाहिए 2 परमाणुओं के, एकल बंधित, लिखे डेफिनेशन, एकल बंधित समान परमाणुओं के नाभिकों, समान परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का, बीच की दूरी का आधा, बीच की दूरी का आधा, एकल बंधित समान परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। जैसे ये 2 परमाणु हैं, ये अतिव्यापित क्षेत्र है, इनके बीच की दूरी क्या कहलाती है, बॉन्ड लेंथ कहलाती है। क्या कहलाती है, बंध लंबाई कहलाती है। बॉन्ड लेंथ कहलाती है, बंध लंबाई कहलाती है। इसका आधा आर कोवलेंट, आर सी कहलाता है, आर कोवलेंट कहलाता है, आर सी कहलाता है, आर कोवलेंट कहलाता है, मतलब सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। बात समझ में आई। 2 एकल बंधित, क्या शर्त होनी चाहिए, एकल बंधित होने चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे द्विबंध होगा तो उनके बीच में अतिव्यापन की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। त्रिबंध होगा अतिव्यापन की मात्रा और बढ़ जाएगी। अतिव्यापन की मात्रा बढ़ेगी तो इन दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उसका आधा भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब एक्यूरेसी, त्रिज्या का एक्यूरेसी मतलब सही आना की संभावना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए अपन क्या करते हैं, एकल बंधित की बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन की फॉर्म में देखें, निम्न में से
किसमें ऑक्सीजन परमाणु की त्रिज्या ज्ञात की जा सकती है। निम्न में से किसमें ऑक्सीजन परमाणु की त्रिज्या ज्ञात की जा सकती है? पहली बात करें अपन O2, दूसरी बात करें O3, तीसरी बात करें H2O, चौथी बात करें H2O2। O2, O3, H2O, H2O2। O2 की बात करें O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट O। H2O की बात करें OOH, H2O2 की बात करें OOH। ये O2 है, ये O3 है, ये H2O है, ये H2O2 है। यहां डबल बॉन्ड है O, यहां क्या आता है अनुनाद। अनुनाद के कारण क्या हो जाता है, ये 1.5 बॉन्ड हो जाता है। कितना हो जाता है? 1.5 बॉन्ड हो जाएगा। जबकि ये बात करें ये एकल बंध ही रहेगा। क्या रहेगा? एकल बंध। जबकि इनकी बात करें, इनकी बात करें तो ये O एकल बंध है। इसका क्या कर लेंगे? आधा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? आधा। उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीजन परमाणु की त्रिज्या कहेंगे। तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा? यहां अपन ने क्यों नहीं लिया है तो एकल बंध, परंतु एक समान परमाणु नहीं है। यहाँ दूसरा कौन है? हाइड्रोजन। तो क्या होगा, जैसे ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, तो इनके नाभिकों के बीच की दूरी क्या रहेगी? ये रहेगी। और इसका आधा कहाँ आ जाएगा? यहां आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? यहां आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? इसको मान्य नहीं करेंगे अपन। किसको मान्य करेंगे? इसको मान्य करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन तीसरी बात करें धात्विक त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या करें धात्विक क्रिस्टल में दो धातुओं के बीच की दूरी धातुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा धात्विक त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है? धात्विक त्रिज्या कहलाता है। ये धात्विक क्रिस्टल है। अपन बात करें ये धात्विक क्रिस्टल है। ये क्या है? बॉन्ड लेंथ है। इसका आधा आर मेटेलिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आर मेटेलिक। आर धात्विक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आर धात्विक कहलाएगा। धात्विक त्रिज्या। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं Hg2Cl2। इसमें Hg एंड Hg, Cl एंड मर्क्यूरस क्लोराइड। यहां Hg के मध्य धात्विक बंध है। इसका आधा क्या कर देंगे? ये क्या कहलाएगी? धात्विक त्रिज्या कहलाएगी। आपको ये भी याद रखना है Hg2Cl2 में Hg के मध्य कौन सा बंध है? धात्विक बंध है। कैसा बंध है? धात्विक बंध है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन वान डर वाल बंध। वान डर वाल त्रिज्या।
फोर्थ है वांडर वाल त्रिज्या, वांडरवाल त्रिज्या। वांडरवाल बंद लंबाई का बंद लंबाई का आधा, वांडरवाल बंद लंबाई का आधा वांडरवाल त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? वांडरवाल त्रिज्या कहलाती है। अब वांडरवाल बंद किन में होता है? वांडरवाल बंद दो अक्रिय गैसें हैं, उनके मध्य भी क्या पाया जाएगा? वांडरवाल बंद पाया जाएगा। दो गैसीय अणु हैं, उन दो गैसीय अणुओं के मध्य भी कैसा होगा? वांडरवाल बंद होगा। जैसे बात करें अपन, दो अक्रिय गैसें हैं, इनके मध्य देखें, ये बॉन्ड लेंथ है, इसका आधा क्या कहलाएगा? आर वांडरवाल क्या कहलाएगा? आर वांडरवाल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आर वांडरवाल कहलाएगा। ये अपन बात करें ये दो Cl2 अणु मान लो, Cl और Cl, ये Cl है, ये Cl है, दूसरा ये Cl है, ये Cl है, दो Cl2 अणु है, इनके बीच की दूरी का आधा। ये कौन है? बॉन्ड लेंथ है। कौन सी बॉन्ड लेंथ है? कोवलेंट बॉन्ड लेंथ है। सहसंयोजक बंध लंबाई है, सहसंयोजक बंध लंबाई है, इसका आधा क्या कहलाएगा? आर कोवलेंट कहलाएगा। आर ये सहसंयोजक बंध है, तो इसका आधा क्या कहलाएगा? सहसंयोजक बंध का आधा सहसंयोजक त्रिज्या। जबकि सेम इसी में ऐसा भी, ये कौन है? बॉन्ड लेंथ, इसका आधा आर कोवलेंट। इनमें बात करें, इसका आधा आर वांडरवाल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आर वांडरवाल, आर वांडरवाल कहलाएगा। ठीक है। अपन बात करें आर वांडरवाल लगभग दोगुनी होती किसकी? आर कोवलेंट की। आर कोवलेंट की लगभग दोगुनी होती है। क्वेश्चन मॉड्यूल में दे रखा है, आप करोगे कि आर वांडरवाल आर कोवलेंट की लगभग दोगुनी होती है। नेक्स्ट बात करें अपन किसकी? कि आर वांडरवाल सबसे बड़ी होती है, फिर आर मेटेलिक होती है, और फिर आर कोवलेंट होती है। क्या होती है? आर कोवलेंट होती है। तो इस हिसाब से अपने को पता लग गया कि आर वांडरवाल क्या है, कोवलेंट क्या है, और मेटेलिक क्या है। तो ये अपन ने आज त्रिज्या के बारे में बात की। नेक्स्ट बात जो अपन करेंगे, अपन अभी आयनन ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इतनी ही क्लास करते हैं। आईपी के बारे में, आयनन ऊर्जा के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।